मेरा सुझाव है महाराज, तुरंत पता लगाने के लिए हमें एक विशेष दूत नगर प्रमुख के गांव रवाना कर देना चाहिए। विराट यहाँ है महाराज। किसी को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है महामंत्री जी। विराट स्वयं दरबार में उपस्थित है। प्रणाम महाराज। इस विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं। विराट, तुम्हारी ये हालत? मैं अभी बताता हूं कि मुझे यहां आने में विलंब क्यों हुआ महाराज। दरबार में? महाराज, यह है मेरे विलंब का कारण। विराट, क्या तुम्हें राजकीय मर्यादाओं का कोई ज्ञान नहीं है? क्या तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि यह दरबार है जहां राजकीय समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है? तुम्हारा घर अथवा शमशान नहीं है जहां शवों को जलाया जाता है। क्या तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि दरबार में शवों को लाना राजकीय सम्मान का कितना बड़ा अपमान है? मुझे कुछ नहीं पता सेनापति जी, मुझे कुछ नहीं पता। आज आप मुझे यह बताएंगे कि राज्य के इन सैनिकों का शव लेकर मुझे कहां जाना चाहिए था, और यदि आपको विराट का शव मिल जाता तो आप उसे लेकर कहां जाते? बताओ, कहां जाते सेनापति आप उसे लेकर? शवों का दरबार में आना अच्छा शगुन नहीं। महाराज, नगर प्रमुख दरबार की उज्जवल परंपराओं को कलुषित कर रहे हैं। शव तो मनुष्य की मृत्यु का महासत्य है महामंत्री जी। क्या आप मुझे यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे महामंत्री जी कि नगर प्रमुख पर प्राण घातक हमला करने का प्रयत्न आपके राज दरबार की कौन सी उज्जवल परंपरा का प्रतीक है? प्राण घातक हमला? विराट, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और ये शव किसके हैं? ये शव हमारे अपने ही सिपाहियों की है महाराज। हमारे सिपाहियों के? हाँ, ये देखिए, यह है इनका राज चिन्ह। हमारे सिपाहियों की हत्या करने का साहस किसने किया? मैंने किया है महाराज। मैंने इनकी हत्या इन्हीं अपने हाथों से की है जो हाथ अपनों का लहू बहाने में विश्वास नहीं रखते। किंतु तुमने अपने राज्य के सिपाहियों की हत्या क्यों की? हाँ विराट, तुम्हें इन सिपाहियों की हत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए महाराज, यदि मैं इनका वध नहीं करता तो ये मेरा वध कर देते महाराज। इन सिपाहियों को मेरे शव की आवश्यकता थी महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, राजमहल की तरफ आते समय इन सिपाहियों ने धोखे से मुझ पर जानलेवा हमला किया महाराज। हमारे ही सिपाहियों ने? ये हम क्या सुन रहे हैं सेनापति? हमारे राजमहल की चार दीवारी में हमारे नगर प्रमुख की हत्या के षड्यंत्र चल रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इन सिपाहियों को विद्रोही बनाने के पीछे किसका हाथ है? क्षमा करें महाराज, मैं इन शवों को नजदीक से देखना चाहता हूं। महाराज, ऐसा लगता है कि नगर प्रमुख कहानियां गढ़ने में बहुत माहिर हैं, और आज भी इन्होंने बड़े खूबसूरत ढंग से एक कहानी सुना दी। सेनापति, तुम कहना क्या चाहते हो? यही महाराज कि नगर प्रमुख झूठ बोल रहे हैं। ये शव हमारे सिपाहियों के नहीं हैं। हमारे सिपाहियों के नहीं हैं तो फिर ये शव किसके हैं? ये तो नगर प्रमुख ही बता सकते हैं कि सिपाहियों की वर्दी में ये किन लुटेरों को उठाकर ले आए हैं। मैं इन सिपाहियों को कहां से उठाकर लाया हूं इसका निर्णय तो हो ही जाएगा, किंतु जो सेनापति अपने सिपाहियों को पहचानने से इनकार कर देता है, समय आने पर उसके सिपाही भी अपनी सेनापति के लिए अपनी जान देने से इनकार कर देते हैं सेनापति जी। किंतु ये तो पता चले ये शव हैं किनके।
ये शव लुटेरों के हैं या सिपाहियों के, महाराज इसका निर्णय यहीं सभी के बीच में होगा। परंतु महाराज, ये शव हमारे सिपाहियों के हैं या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? नगर प्रमुख या राज्य का सेनापति? इसका निर्णय इन शवों के संबंधी करेंगे महाराज। इन सिपाहियों के संबंधियों को राज दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी जाए महाराज। जब तक इन सिपाहियों के संबंधी इस राज दरबार में उपस्थित नहीं किए जाते, इनके शवों की सुरक्षा राजवैद्य करेंगे। विराट की चिकित्सा के लिए राजवैद्य को फौरन सूचित किया जाए। और महामंत्री जी महाराज, इस घटना की जांच की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। ये जो सैनिक मरे हैं राज दरबार के हैं क्या? नगर सेठ जी, ये सैनिक असली थे या नकली? राज पंडित जी, यदि असली हुए तो नकली नहीं है, और यदि नकली हुए तो फिर असली नहीं है। नगर सेठ जी, आप तो हमेशा दोनों तरफ की बात करते हो। हम तो वणिक हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से दो तरफ की बात तो करनी ही पड़ती है राज पंडित। आपको क्या लगता है, महामंत्री इस मामले की समुचित जांच करेंगे? वो तो महामंत्री है, वो तो किसी के भी पक्ष में निर्णय दे सकते हैं। अच्छा, महामंत्री की निष्पक्षता के बारे में आपकी क्या राय है? निष्पक्षता? पक्षधरता के लिए निष्पक्षता का ढोल पीटना बहुत जरूरी होता है, समझे? दोनों शव तो अपने ही सैनिकों के हैं, फिर भी सेनापति ने उन पर संदेह प्रकट क्यों किया? विराट के खिलाफ सेनापति और महामंत्री दोनों ही संदेह का लाभ उठाना चाहते हैं। चलो, हम दोनों पर किसी ने संदेह तो नहीं किया? हाँ हाँ, चलो चलो। आखिर ये शव है किसका? चूड़ियां पहनकर अपने घर बैठ जाओ दुर्जन। तुम्हें लगातार हारने की आदत पड़ती जा रही है। लेकिन सेनापति जी, इस बार तो मैंने ऐसा अचूक प्रबंध किया था कि विराट का बच निकलना असंभव था। वो बच कैसे गया, इस बात पर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है तुम्हारी मूर्खता पर। तुमसे बड़ा महामूर्ख मैंने पूरे राजमहल में नहीं देखा। दो शवों को लेकर घायल विराट पूरे राजमहल की परिक्रमा करके दरबार तक पहुंच गया। उस समय तुम कहां थे दुर्जन? मैं तो उस समय राज दरबार में था सेनापति जी। मैं तो ये सोचकर आ गया कि उसका काम तमाम हो चुका है। अरे काम तो हमारा तमाम होने वाला था दुर्जन। एक नहीं दो शव थे, दो, और पूरे दरबार ने उन्हें देखा है। ये दो शव हमारे लिए उन जीवित सैनिकों से भी बड़ा खतरा बने हुए हैं। आप अगर आज्ञा दें तो इस खतरे को जड़ से ही समाप्त कर दूं सेनापति जी। कैसे? मैं उन शवों के संबंधियों को ही ठिकाने लगा देता हूं। जब उन्हें पहचानने वाले ही नहीं रहेंगे, तब विराट स्वयं उन दोनों सैनिकों की मृत्यु के जाल में फंस जाएगा। संबंधियों को ठिकाने लगा के जानते हो तुम किसे ठिकाने लगा दोगे? दुर्जन, तुम हमेशा ऊंट की चाल चलते हो और मैं हमेशा तुम्हें घोड़े की चाल चलने की सलाह देता हूं। मालूम है क्यों? इसलिए दुर्जन कि तुम 2.5 घर अपने आप लांग सको। लेकिन तुम्हारे लिए तो ऊंट की तरह 1 घर लांगना भी कठिन हो गया है। दुर्जन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इन शवों के संबंधियों को किसी भी तरह इस बात के लिए राजी करो कि वो दरबार में आकर इन शवों को पहचानने से इनकार कर दें। वो आकर कहें कि हमारा इन शवों से कोई संबंध नहीं है, और महामंत्री की जांच की सुई विराट की तरफ मोड़ दो। जी ऐसा ही होगा। दुर्जन, मुझे इन सैनिकों के शव की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक शव की जरूरत है, और वो शव है विराट का। जब घाव गहरे होते हैं तब दर्द की टीस धीरे धीरे कम होती है। दर्द की ये टीस तो समाप्त हो जाएगी राजवैद्य जी, किंतु मन की उस टीस का क्या करूं, जिसे न किसी के साथ बांटा जा सकता है, न जिसकी कोई दवा होती है। कुछ दर्द बिना दवा के भी ठीक हो जाते हैं नगर प्रमुख। अगर ये पता लग जाए कि उस दर्द का कारण क्या है,
पल्लवी मेरी बेटी अच्छा अच्छा। रोगी के उपचार के साथ अपने बाप के अकेलेपन को हर समय बांटने को तैयार। पल्लवी चिकित्सा में भी मेरी सहायता करती है। आपकी तो सहायता के लिए कोई है राजवैद्य जी, किंतु इतने बड़े महल में हम तो अकेले हैं। अपनी डाल से उड़े उस पंछी की तरह जिसे थकान में सांस लेने के लिए दूर दूर तक कोई वृक्ष भी नहीं दिखाई देता। वृक्षों ने तो पूरी पृथ्वी को अपनी जड़ों से बांध रखा है नगर प्रमुख। मुझे आश्चर्य है, आपको वृक्ष दिखलाई नहीं दे रहे हैं। मेरी आंखें मुझसे झूठ बोलती है राजवैद्य जी। अपनी आंखों पर विश्वास करने के लिए मैं अपने हृदय से अपरिचित होता जा रहा हूं। मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूं। मैंने बचपन से राज दरबार के घावों का उपचार किया है, उस पर मरहम लगाया है। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि आज दरबार की क्या स्थिति है। हाँ, जानता हूं। दरबार आज षड्यंत्रों का कुरुक्षेत्र बन गया है। इस कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हो रही है, उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम? अंतिम चरण में परिणाम सदा जनहित के पक्ष में आते हैं नगर प्रमुख। इसीलिए महाभारत में परिणाम की चिंता नहीं करने वाले कर्म को मनुष्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कर्म के पथ से जिसके पांव डगमगाते हैं, परिणाम उसके विरुद्ध चले जाते हैं नगर प्रमुख। आपसे मिलकर मुझे कम से कम ये तो लगने लगा है राजवैद्य जी कि जिन जंगलों में रास्ते खो जाते हैं, उन्हीं जंगलों में रास्ते मिल भी जाते हैं। लेकिन आप जंगल में नहीं है नगर प्रमुख। पल्लवी ठीक कह रही है नगर प्रमुख। आप जंगल में नहीं हैं, आप राज दरबार में हैं। और राज दरबार को लेकर मैं भी चिंतित हूं। राजगुरु के लापता होने के बाद मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि महाराज शत्रुओं से घिर गए हैं। राजगुरु दत्तात्रेय का लापता होना ही इस बात का प्रमाण है कि महाराज अकेले हो गए हैं। राजवैद्य जी, आप राजगुरु दत्तात्रेय को तो भली भांति जानते होंगे। राजगुरु दत्तात्रेय मेरे परम मित्र हैं। उनकी बेटी मीनाक्षी और मेरी पल्लवी दोनों सगी बहनों से भी बढ़कर हैं। आपके नगर प्रमुख बनने के बाद ये आशा बढ़ गई थी कि आप मीनाक्षी और राजगुरु को अवश्य तलाश लेंगे। पल्लवी, मीनाक्षी और राजगुरु बहुत शीघ्र ही हमारे बीच में होंगे। परंतु राजगुरु की हत्या की जो अफवाह उड़ रही है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? राजगुरु की हत्या इतनी आसान नहीं है नगर प्रमुख। वे केवल शास्त्र में ही पारंगत नहीं हैं, तो शस्त्र में भी अतुलनीय हैं। उन्होंने अपनी बेटी मीनाक्षी को एक पुत्र की तरह पाला है। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी है। इसलिए यह हत्या की बात मेरे गले नहीं उतरती। अवश्य ही राजगुरु कहीं अज्ञातवास झेल रहे होंगे। किंतु राजगुरु अज्ञातवास में क्यों होंगे? हो सकता है उन पर पीठ पीछे किसी ने आक्रमण किया हो सकता है कि सामने आने के लिए वो किसी उचित अवसर की तलाश में हो। मैं समझता हूं राजगुरु इस समय राजधानी की सीमा में नहीं है। यदि वे राजधानी की सीमा में नहीं हैं, तो भी उस स्थान पर उनका कोई न कोई चिन्ह अवश्य होगा जहां से वे विलुप्त हुए हैं। राजवैद्य जी, विराट ने राजगुरु को ढूंढ निकालने का प्रण लिया है। इसके लिए विराट खतरे की हर सीमा को पार कर लेगा, परंतु राजगुरु को अवश्य वापस लेकर आएगा। विराट, सोने से पहले इसे अवश्य ले लेना। हो सकता है इसके बाद तुम्हें थोड़ी बेचैनी का अनुभव हो, किंतु वो बेचैनी इस राज्य की बेचैनी की तुलना में कुछ नहीं होगी।
भाभी। मैं यहाँ हूँ विराट। विराट, देखो मैं तुम्हारे निकट हूँ बेटा। विराट। भाभी, भाभी। देखिए हमारे विराट को क्या हो गया। इसे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। आप दोबारा वैद्य जी को बुला कर लाइए। हमारे विराट को कहीं कुछ होगा तो नहीं। आप खड़े क्यों हैं? आप वैद्य जी को बुलाते क्यों नहीं? वैद्य जी अभी तो उठकर गए हैं शब्बी। उन्होंने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, विराट का ताप सुबह तक उतर जाएगा। विराट को कुछ नहीं होगा शब्बी, कुछ नहीं होगा। हमारा विराट इतना कमजोर नहीं है। विराट की यह हालत आपके कारण हुई है। विराट को चट्टान बनाने के चक्कर में आपका दिल भी पत्थर का हो गया। आप इसे कभी चैन से नहीं बैठने देते। रोज पहाड़ी के 3 चक्कर लगवाते हैं। मैं कहती हूँ इस फूल से बच्चे के पीछे आप क्यों पड़े रहते हैं? इसलिए शब्बी, क्योंकि इस संसार में वही फूल सबसे अधिक सुरक्षित है जिसके चारों तरफ कांटों की रक्षात्मक दीवार हो। विराट को कांटों की नहीं, मेरी आंचल की जरूरत है। और वो मेरी आंचल की छांव में पूरी तरह सुरक्षित है।